नमस्कार दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी का नरेंद्र मोदी का पुल गिर रहा है। नरेंद्र मोदी के एयरपोर्ट गिर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के धर्म का आडंबर टूट रहा है और नरेंद्र मोदी की नफरत की दुकान चल रही है। नरेंद्र मोदी का आपातकाल, घोर आपातकाल, संविधान विरुद्ध आपातकाल लगातार जारी है और इस देश के निर्दोष, इस देश के सच्चे लोग, इस देश के लिए खड़े होने वाले, खड़ने वाले लोग मुकदमे झेल रहे हैं, जेल झेल रहे हैं और कारागारों में पड़े। जी हां, कमोबेश यही स्थिति है और जनता गुहार लगा रही है, रो रही है। आज हालात ये है, युवाओं का भविष्य बर्बाद हो रहा है। पेपर लीक कराने वाले कहां से निकलते हैं, उनका कनेक्शन कहां से निकलता है? गुजरात से। गुजरात में भी नरेंद्र मोदी और अमित शाह के खास लोगों से। दूसरा, उन कोचिंग संस्थानों से कोटा की जो देश के स्पीकर से जुड़ी हुई, लोकसभा के स्पीकर से जुड़ी हुई, और उसके बाद में भारतीय जनता पार्टी के और उनके सहयोगी दलों के नेताओं से जुड़ी हुई। इससे समझिए कि देश में किस तरीके से अंधेरगर्दी चल रही है। जो कोटा से फैक्ट्री चल रही है तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, वहां पर किसकी वसूली चलती है, कौन कौन क्या करता है, कैसे पेपर सेटिंग का खेल होता है, कैसे उसमें गुजरात का कनेक्शन होता है, इस बारे में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती परीक्षा के पेपर को लीक कराने वाले रवि अत्री ने, जो मेरठ जेल में बंद है, उसने अपने बयान में बता दिया है पुलिस। लेकिन पुलिस की हिम्मत नहीं पड़ रही है उस कोचिंग पर हाथ डालने की, क्योंकि वह कोचिंग तो उस दादागिरी करने वाले व्यक्ति की है जो माइक ऑफ कर देता है। माइक ऑफ करने वाले की है, खेल कहां से? बहरहाल इसकी जांच हो, इसकी लड़ाई लड़ी जाए, वो काम कांग्रेस कर रही है। और जब वो करती है तो यूथ कांग्रेस के लोग हों, एनएसयूआई के लोग हों, उन पर, उन युवाओं पर लाठियां चलती हैं, ऐसे चलती हैं जैसे दुश्मनों को पीटा जा रहा है, उन्हें जेल में डाला जा रहा है, उनके खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। यह हालत है कि जहां हत्याएं हो रही हैं और बहुत कुछ हो रहा है, उसके विरोध में जहां कांग्रेस के लोग राजस्थान में खड़े होते हैं तो उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होती है, लाठीचार्ज होता है। इसी तरीके से मध्य प्रदेश में व्यापकम घोटाले से लेकर पटवारी घोटाले तक जितने घोटाले हुए, उनका जब विरोध करती है कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस, तो उस पर लाठी चलती है, मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। और यही स्थिति कमोबेश गुजरात में देखने को मिल रही है। लेकिन जब लोग पकड़े जाते हैं तो उनके कनेक्शन वही मिलते हैं जो बात कांग्रेस पार्टी कह रही थी और जिसकी आशंका थी। वो सारे लोग आ रहे हैं सामने कि साहब क्या कनेक्शन है कोटा का, क्या कनेक्शन है मोदी के गुजरात का, क्या कनेक्शन है ओम बिरला के कोटा का, और क्या क्या किसका किसका कनेक्शन है। चलिए, ये कनेक्शन चेक करना पुलिस का काम है, जांच एजेंसियों का काम है। कितना चेक करेंगे नहीं करेंगे सबको पता है, लेकिन आरएसएस का वो जोशी, प्रदीप जोशी, जो पूरे खेल का खिलाड़ी है, जो उस मैनेजमेंट का हिस्सा है सबसे बड़ा, उससे कब पूछताछ होगी? सवाल ये है कि नरेंद्र मोदी ने जब उद्घाटन कर दिया जबलपुर के एयरपोर्ट का, तो उस
466 करोड़ के बने उस एयरपोर्ट के 6 महीने भी नहीं हुए, 3 महीने में ही वो गिर गया। चलिए, मरते मरते वहां तो ड्राइवर बच गया, लेकिन दिल्ली में क्या होता है? दिल्ली में जिस एयरपोर्ट का उन्होंने 10 मार्च 2024 को T1 टर्मिनल का उद्घाटन किया, जो 4,600 कुछ का, राउंड फिगर में कह दिए 4700 करोड़ का बना था, वो गिरा, वो ड्राइवर मरा, आधा दर्जन से अधिक लोग जो है, करीब 1 दर्जन जो है लोग घायल हुए हैं और बहुत कुछ। लेकिन साहब, उसमें पल्ला झाड़ने की कोशिश होती कि 25 साल पहले, 15 साल पहले उन्होंने बनवाया था, तो फिर आपने क्या किया था? जो श्रेय ले रहे थे, फोटो छपवा रहे थे और सब कुछ कर रहे थे, अखबारों में खबरें छप रही थी, खेल से। और यदि उन्होंने बनवाया था 15 साल पहले, तो आपने मरम्मत क्यों नहीं कराई? जो मरम्मत के नाम पे पैसे लिए गए, वो किसकी जेब में चले गए? क्या क्या हुआ? वो करोड़ों रुपए का हिसाब किसी के पास है क्या? नहीं है। इसके बाद आप देखिए, इसके बाद में आज 27 को वहां गिरा जबलपुर में, 28 को दिल्ली में गिरा, और 29 तारीख को, 29 जून को राजकोट में, गांधी जी का राजकोट, उस राजकोट में एयरपोर्ट का जो है सेट गिर गई, छत गिर गई। वो राजकोट जहां पर भी प्रधानमंत्री ने 1200 करोड़ से अधिक का एयरपोर्ट बनाने की बात की, उसका उद्घाटन किया। जयंत जो है ज्योतिरादित्य सिंधिया भी साथ थे, बड़ी वाहवाही हुई थी, बड़ी वो हुआ था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट दे दिया। और उस इंटरनेशनल एयरपोर्ट की स्थिति यह है कि वो धराशायी होगा। अब आप ये समझिए कि आज तक देश की आजादी के बाद आपने कभी भी सुना था कोई एयरपोर्ट गिरता है? नहीं गिरता है, नहीं सुना था। लेकिन अब गिर रहा है। क्यों गिर रहा है? क्योंकि नरेंद्र मोदी ने बनाया है, और नरेंद्र मोदी बनाएंगे तो गिरेगा ही। क्यों? क्योंकि बनाने वाले जो हैं वो ठेकेदार कौन है, उनके कनेक्शन क्या है, इससे समझा जा सकता है। तो यह खेल चल रहा है। फिर आप देखिए, अभी लंबा मत जाइए, ज्यादा पुरानी बातें नहीं करूंगा। 18 जून को बिहार के अररिया में पुल गिरा, फिर 22 जून को सिवान में पुल गिरा, और फिर 23 जून को मोतिहारी में पुल गिरा, और 27 जून को किशनगंज में पुल गिरा, और 28 जून को मधुबनी में पुल गिर गया। भैया, पहले कभी क्या ऐसा हुआ था क्या? लेकिन हो रहा है। इसके पहले हम देख चुके हैं, मध्य प्रदेश में वो पुल गिरा था, वो भी नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। याद करिए, धंस गई थी सड़कें, बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की, पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की, और गुजरात में वो पुल मोदी उद्घाटन करके आए थे, वो गिरा था। ऐसे तमाम सारे, मोरबी पुल का हादसा सबको पता है जिस तरीके से हुआ। तो ये सारे खेल हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं, सब कुछ हो रहा है। क्यों हो रहा है? रेल दुर्घटनाएं हो रही, सब कुछ हो रहा है। कहा जा रहा है रेल की सुरक्षा पे इतने 1000 करोड़ रुपया खर्च होगा, 36,000, 30,000 करोड़। और होता क्या है? सबसे ज्यादा रेल दुर्घटनाएं हो जाती हैं, सबसे ज्यादा लोग मर जाते हैं। 2014 में नरेंद्र मोदी ने जिस समय शपथ ली थी, उसी समय रेल दुर्घटना हुई थी गोरखनाथ एक्सप्रेस में। और वो सिलसिला जो शुरू हुआ तो 2014 में ही 25,006 लोग मर गए 2014 में रेल दुर्घटनाओं में। ये चंद मैं उदाहरण दे रहा हूं। अब तक कितने लाख मर चुके हैं कोई गणना नहीं है, लेकिन ये मौत की सौदागर इसीलिए कहा। बाकी घटनाओं की बात मत करिए। कोरोना में 50 लाख लोग मर गए, नकली दवाओं से लोग मर रहे हैं, जिनमें
चंदा दो धंधा लो का चल रहा है, उसके बाद में वैक्सीन से लोग मर रहे हैं और मर रहे हैं, ये सब कुछ चल रहा है। बहरहाल इस पर बात करेंगे तो आप देशद्रोही हो जाएंगे, यूएपीए लगा दिया जाएगा और न जाने क्या क्या कर दिया जाएगा। तो यह क्रम चलता है। इसी क्रम पर आता हूं कि संसद के इस सत्र में 49 साल पहले संविधान के नियमों के तहत श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा लगाए गए आपातकाल की निंदा की गई। उस आपातकाल की निंदा की गई जिसे लोकसभा और राज्यसभा में 2/3 बहुमत से पास किया गया था। उस आपातकाल की निंदा की गई जिसे राष्ट्रपति ने अनुमति दी थी। उस आपातकाल की निंदा की गई जिसे पूरे मंत्रिपरिषद ने सर्वसम्मत से अनुमति दी थी। तो फिर आपातकाल की यदि निंदा कर रहे थे तो वह फाइल क्यों नहीं सार्वजनिक हो रही है कि क्यों आपातकाल लगाना पड़ा? उसके पीछे जो तमाम दस्तावेज है, रॉ की रिपोर्ट है, आईबी की रिपोर्ट है और दुनिया की तमाम जांच एजेंसियों की और इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट है, उनको क्यों नहीं सार्वजनिक किया जा रहा है? सिर्फ आइएगा, पढ़ दीजिएगा, ध्यान भटकाइएगा, यही क्रम चल रहा है। क्योंकि यदि वो खुल के आता तो पता चलता, देश जानता कि इंदिरा गांधी ने आपातकाल सही 100% सही लगाया था, 99% नहीं है, 100%। क्योंकि देश को बर्बाद करने वाली ताकतें देश को शक्तिशाली होते नहीं देखना चाहती थी। वो नहीं देखना चाह रही थी कि कैसे सरकार ने वह खेल किया है जो देश को बनाने वालों को जो रोकना चाहते थे उन्हें करके बंद किया। कैसे इन विपक्षी दलों के तमाम नेता सीआईए एजेंट का काम कर रहे थे, कैसे देश में विद्रोह कराने की तैयारी हो रही थी और किस किस तरीके से क्या क्या साजिशें रची गई थी, कैसे रेल को बंद करा करके देश की अर्थव्यवस्था और पूरी उसको लाइफलाइन को खत्म कर दिया गया, लोगों को मरने के लिए मजबूर कर दिया गया था, न जाने क्या क्या किया गया था। निश्चित रूप से जब डंडा चलता है तो कुछ निर्दोष को भी लगता है, लगे होंगे, निश्चित रूप से लगे होंगे। लेकिन कहावत है हमारे यहां, हर कोई कहता है गेहूं के साथ कुछ घुन तो पिस ही जाते हैं, पिसे हैं। निश्चित रूप से उसके लिए श्रीमती गांधी ने माफी भी, लेकिन संविधान के तहत लगाया और अपनी ताकत के तहत उन्होंने उसे वापस भी लिया, माफी भी। लेकिन फिर भी इंदिरा गांधी सही थी, 100% सही। भले कांग्रेस ये कहे न कहे, लेकिन मैं कहता हूं क्योंकि मुझे कोई वोट नहीं चाहिए, सच बोल। और इसके बाद आज क्या हो रहा है, अब इस पर आता हूं जिस बात को लेकर मैं चर्चा करना चाहता। आज मैं चर्चा करना चाहता हूं कि आज उससे बड़ा आपातकाल लगा हुआ है, क्योंकि ये संविधान के तहत नहीं है, संविधान के खिलाफ ऐसा आपातकाल लगा हुआ है कि जो राजनेता, चुना हुआ राजनेता, उस समय चुने हुए नहीं थे वो, ना तो जयप्रकाश नारायण चुने हुए थे और ना ही राम मनोहर लोहिया चुने हुए थे। तमाम सारे ऐसे लोग थे जो चुने हुए नहीं थे, सिर्फ सड़क पर न्यूसेंस का काम कर रहे थे। लेकिन इस समय चुने हुए प्रतिनिधि, और प्रतिनिधि नहीं पदाधिकारी, उन्हें जेल में डाला जा रहा है। पहला आप देखिए, हेमंत सोरेन को जेल में डाला जाता है। हेमंत सोरेन जिनके ऊपर जो आरोप लगाया जाता है, कल हाई कोर्ट ने साफ कहा, और इतने दिन रिजर्व रखा, मुझे भी गुस्सा था कि इतने दिन ऑर्डर को रिजर्व रखने का क्या मतलब है। लेकिन निश्चित रूप से उन्होंने जब सारा पढ़ा और अध्ययन किया तो एक एक चीज ये समझ में आई कि कहीं से कुछ नहीं निकाल सकते और मजबूरी में जमानत देंगे।
ऑर्डर में लिखा कि एक भी ऐसा दस्तावेज, एक भी ऐसा सबूत, एक भी ऐसी चीज नहीं मिली जो यह साबित करे कि हेमंत सोरेन ने कोई जमीन की गड़बड़ी की है, हेमंत सोरेन ने कोई मनी लॉन्ड्रिंग की है, हेमंत सोरेन ने कोई अवैध काम किया है, हेमंत सोरेन ने कुछ भी गलत किया। एक सबूत नहीं मिला और उन्हें जमानत देनी पड़ी। आपको याद होगा अभी मध्य प्रदेश और जो 5 राज्यों के चुनाव चल रहे थे, उसी समय कांग्रेस पार्टी के उसी झारखंड से नेता, राज्यसभा सदस्य धीरज प्रसाद साहू के कारखाने में, जहां उनकी शराब की फैक्ट्री है, उड़ीसा में, कुछ जो है झारखंड में, कुछ और जगहों पर, वहां छापे मार करके 351 करोड़ रुपया बरामद किया। शराब का कारोबार है उनका, 100 साल से पुराना कारोबार, अंग्रेजों के समय से वो कारोबार ये करते आ रहे। वो और शराब का कारोबार 100% कैश पे होता है, और जहां कैश पे होता है तो कैश ही आता है, वो आता है फैक्ट्री में जमा होता है, उसके बाद फिर वो बैंक वाले आते हैं और वहां गिनते हैं और ले जाते हैं, क्योंकि बड़े क्लाइंट होते हैं। ये फैसिलिटेट बैंक करता है। स्वाभाविक सी बात है, आप कभी भी मारेंगे इतना पैसा आ जाए, क्योंकि इतना टैक्स देते। टैक्स जो है धीरज प्रसाद साहू जो जीएसटी देते हैं उस पर, वो जीएसटी ही, टैक्स ही जो है उनका आबकारी टैक्स जो है, वही करीब 5,000 करोड़ रुपए के आसपास बनता है। और उसके बाद वो खुद तमाम जो इनकम टैक्स और दूसरे टैक्सेस देते हैं, वही उससे ज्यादा बनता है। तो आप समझ सकते हैं, टाइम टाइम फिश हो गया। अब कोई चर्चा धीरज प्रसाद साहू की नहीं करती है, लेकिन उसके नाम पे चुनाव में आपको भुनाना था, आपने भुनाया। तमाम हाइप क्रिएट किया उस गोदी मीडिया के जरिए, जिससे बदनाम कराया और कांग्रेस को हारने में एक वह भी कारण बना। बहरहाल जयराम, इसके अलावा आपको याद होगा कि संजय सिंह को गिरफ्तार किया गया, जो आम आदमी पार्टी के नेता है, और उनको इतने दिन परेशान रखा, वो रखा, और अंत में कोर्ट में कहा कुछ नहीं है। कोर्ट ने जमानत दी, सुप्रीम कोर्ट, और कोर्ट ने यह बात कही, समझ लीजिए कि कोई सबूत नहीं, लेकिन जेल में रखें। क्यों? वो बोल रहे थे, लड़ रहे थे। इसके बाद आप देखिए, अभी जो है अरविंद केजरीवाल जेल में है, मुख्यमंत्री हैं वो, तो उन्होंने हालांकि नैतिकता नहीं दिखाई कि इस्तीफा देते। हेमंत सोरेन ने नैतिकता दिखाई थी और इस्तीफा दिया था। तो वो एक केस में जमानत की स्टेज पे आए, तब तक दूसरा केस कर दिया गया। आपातकाल में ये नहीं हुआ था, हर किसी को मीसा में किया गया था, जो एक निरोधात्मक कानून। लेकिन उमर खालिद 2020 में सीए और एनआरसी के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, और वो प्रदर्शन वही नहीं कर रहे थे, बहुत सारे लोग कर रहे थे, भाषण दे रहे थे, युवा नेता थे, छात्र संघ के नेता थे। जेएनयू में उनके खिलाफ झूठा आरोप लगाया गया कि उन्होंने कहा कि भारत के टुकड़े, जबकि ऐसा कभी नहीं कहा। यह नारा तो भारत के टुकड़े जो कहा था, वो आरएसएस के लोगों ने कहा था, जनसंघ के लोगों ने कहा था, हिंदू महासभा के लोगों ने कहा था। और इसका सबसे बड़ा सबूत वो है जो द्विराष्ट्र का सिद्धांत पास हुआ था, याद करिए, और वो मैंने नहीं पास किया था। 2 राष्ट्र का सिद्धांत जो था, कि द्विराष्ट्र का जो सिद्धांत, कि पाकिस्तान बनाया जाए, हिंदुस्तान बनाया जाए, यह इन्हीं के वीर सावरकर, हमारे हिसाब से वीर नहीं, हमारे हिसाब से कायर है, माफी वीर है, तो वो सावरकर ने पास किया, अपनी किताब में दिया, लिखा है। फिर बंगाल का विभाजन, पूर्वी बंगाल और पश्चिमी बंगाल, इसका विभाजन जो देश में हुआ, वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने कराया था। और जो कश्मीर आज जो स्थितियां हैं, उस दुर्दशा के लिए जिम्मेदार श्यामा प्रसाद मुखर्जी थे, और वो हिंदुस्तान से अलग
उसे पाकिस्तान को देना चाहते थे, क्योंकि वो मुस्लिम लीग के डिप्टी सीएम रहे जब मुस्लिम लीग की सरकार थी बंगाल, उनके साथ मिलकर के सरकार में थी। इसके बाद आप देखिए, जब सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत को जोड़ने का काम कर रहे थे, तो ये लोग तोड़ने का काम कर रहे थे, और उनके हत्या कराने की साजिश रचने वाले यही लोग थे। रिवॉल्वर तक निकल आई थी। याद करिए, गांधी जब विभाजन का विरोध कर रहे थे, देश बंटने का, तब इन्होंने गांधी की किस तरीके से हत्या करवाई और सब कुछ हुआ, वह भी सामने है गोट से, कहीं किसी से छिपा नहीं है। जनरल करियप्पा बांग्लादेश पाकिस्तान के दो टुकड़े कर रहे थे, तब संघी गिरोह ने उनको मरवाने की कोशिश, वह भी पर्दाफाश हुआ। तो यह लोग हैं। तो इनसे आप क्या उम्मीद करेंगे? इन्होंने तो जाने कितने पत्रकारों को, याद करिए जब हाथरस कांड हुआ था, केरल के वो पत्रकार आए थे और उनको 28 महीने जेल में रखा गया, निर्दोष पाए, लेकिन 28 महीने वो झेले। इसी तरीके से फैक्ट चेक करने वाले तमाम पत्रकारों के खिलाफ मुकदमे हुए। तो आपातकाल तब था कि अब है। मेरे खिलाफ मुकदमा किया गया है क्योंकि सच बोला। तो अब आप समझिए, मैं रोता नहीं हूं, मैं रोने वालों में से नहीं हूं। श्रीमती इंदिरा गांधी कहती थी भारत रोने वाला देश नहीं है। 15 अगस्त 1982 को उन्होंने यह बात लाल किले से कही थी। मैं उस बात को मानता हूं, इसीलिए वो आयरन लेडी कही जाती। कहा हम घाव पे पट्टी बांधेंगे, घाव होंगे, सब होंगे, लेकिन रोएंगे नहीं। तो हम रोते नहीं, लेकिन अन्याय, आपातकाल इस शासन में वह हम देख रहे हैं। और यही आपातकाल संसद में भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि नीट का सच आ गया सामने, तो वही जो उस चेयर पर बैठे हुए हैं वो भी जेल जाएंगे। इसलिए चिंता है, इसलिए परेशान। जय